बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके सामने BPCC 133 के हवाले से एक बार फिर से एक नए उन्वान के साथ मौजूद हूँ और आज हमारी गुफ्तगू होगी सिज़ोफ्रेनिया पर। सिज़ोफ्रेनिया जो कि एक जहनी बीमारी है और आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ क्लासेस में हमने जहनी बीमारियों के बारे में आपके साथ गुफ्तगू की थी, जिसकी कड़ी में या हम ये कह सकते हैं कि उसी कड़ी में एक दूसरी बीमारी या एक दूसरा उन्वान जो हमारे सामने आज मौजूद है वो है सिज़ोफ्रेनिया। नाजरीन, आप जानते हैं कि बहुत सारी जहनी बीमारियां हैं। आजकल हम उनसे ज़्यादा रूबरू हो रहे हैं और हमें उनके बारे में जानने की ज़रूरत भी है और हमें अलग अलग तरह से उनके बारे में जानकारी भी मिल रही है। और जब नफ्सियात से हम जुड़े हैं और नफ्सियात की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी तरह के जहनी बीमारियों को समझें, उनके बारे में जानें और उनके हर एक पहलू से रूबरू हों। जहनी बीमारियों में हमने आपसे पिछले क्लास में ये बताया था कि जहनी बीमारियां, जितनी सारी भी जहनी बीमारियां हैं, उनको माहिर नफ्सियात ने दो हिस्से में बांटा है। एक को बहुत संजीदा जहनी बीमारियों की कड़ी में रखा गया और दूसरे को थोड़ी कम संजीदा। बीमारियां तो दोनों हैं, जहनी बीमारियां हैं और दोनों से हमें परेशानी होती है, लेकिन कुछ जहनी बीमारियों को चुन करके संजीदा बीमारियों की लिस्ट में रखा गया और कुछ को गैर संजीदा लिस्ट में रखा गया। तो हम जिन बीमारियों के बारे में अभी गुफ्तगू कर रहे हैं और पिछले क्लासेस में भी हमने जिन बीमारियों के बारे में आपसे बताया था, वो संजीदा जहनी बीमारियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। संजीदा जहनी बीमारियां, एक बार आपकी याद दहानी के लिए मैं फिर से बता देती हूँ कि संजीदा जहनी बीमारियां वैसी बीमारियां होती हैं जिनसे हमारा रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो तो उस पर असर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ वो बीमारी या उनकी जो अलामतें होती हैं वो दूसरों के लिए भी परेशान कुन होती हैं। जो मरीज उनसे गुजर रहे होते हैं वो तो खुद परेशान रहते भी हैं, लेकिन जो दूसरे उनके साथ या आसपास रहने वाले लोग हैं या उनके करीब जो लोग होते हैं उनको भी उससे परेशानी होती है, क्योंकि ऐसे संजीदा बीमारियों के जो मरीज होते हैं वो दूसरों के लिए कई एक बार खतरनाक भी हो सकते हैं। कई एक बार ऐसा होता है कि उनकी बीमारी बार बार उन पर हावी हो जाती है, यानी कि इलाज करने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह की बीमारियों को संजीदा बीमारियों की कड़ी में रखा गया है और उसी कड़ी में सिजोफ्रेनिया एक ऐसी संजीदा बीमारी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है और इसकी जो अलामतें हैं वो वो भी बहुत ज़्यादा आसपास हमारे नज़र आने लगी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे और या गुफ्तगू करेंगे हम इस बारे में कि सिजोफ्रेनिया क्या है, कैसे होती है, क्या क्या इसकी अलामतें होती हैं और इनसे जुड़ी सभी ज़रूरी बातों पर रोशनी डाली जाएगी। तो नाजरीन, जो सबसे पहले सवाल जहन में आता है या जिस बात की जानने की कोशिश होती है वो ये है कि सिजोफ्रेनिया आखिर क्या है। तो ये एक संगीन जहनी आर्जा है। संगीन जहनी आर्जा इसलिए कि हमने आपसे आपसे कहा कि ये संजीदा बीमारियों की कड़ी में आती है, तो इसलिए ये संगीन जहनी आर्जा है जिसमें लोग हकीकत की गैर मामूली तशरीह करते हैं, यानी कि हकीकत से वो दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ा या सबसे बड़ी जो अलामत होती है इस तरह की बीमारियों की, जिन्हें हम संजीदा बीमारी की कड़ी में रखते हैं, उसमें जो मरीज होते हैं उनका हकीकत से और अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे उनका रिश्ता टूट जाता है, यानी कि वो अपनी एक नई दुनिया बसा लेते हैं, अपने एक नए जहन में, अपने एक नए माहौल में वो अपने आप को बंद कर लेते हैं और उनकी दुनिया वही होती है
और जो हकीकी दुनिया है उससे वो काफ़ी अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये एक संगीन बीमारी है जिसमें कि हकीकत से रिश्ता जो है मरीज का वो टूट जाता है। इसके बाद ये हम ये कह सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया एक दायमी शदीद जहनी आर्जा है जो इंसान के सोचने, अमल करने, जज्बात का इजहार करने, हकीकत को समझने और दूसरों से ताल्लुक रखने के तरीके को मुतासिर करता है। तब यहाँ पर ये बात आती है, अगर हम इस तरह से सिजोफ्रेनिया के बारे में बताते हैं तो समझने वाली बात ये होती है कि सिजोफ्रेनिया जिस मरीज ये बीमारी से जो मरीज गुजर रहा होता है उसके सोचने समझने की सलाहियत, अमल करने की सलाहियत, अपने जज्बात का इजहार करने की, क्योंकि जज्बात का इजहार जब हम खुश होते हैं, डरते हैं या गुस्सा होता है तो इस तरह से हम अपने या हमें किसी पर बहुत प्यार आता है तो हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं। लेकिन जो सिजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं वो इस तरह के इजहार करने में अपने को नाकाबिल महसूस करते हैं और हकीकत से वो काफी दूर हो जाते हैं, यानी कि हकीकत को वो समझने की सलाहियत भी नहीं रखते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि चारों तरफ से उनका जो रिश्ता है, यानी कि दिमागी, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, वो सब टूट जाता है और वो अपने एक अलग सी दुनिया में अपने आप को कैद कर लेते हैं। अब उनमें किस किस तरह की अलामतें होती हैं या किस किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी है या जो मरीज है वो सिजोफ्रेनिया का शिकार है, तो वो उसमें अजीब अजीब हरकतें होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, जज्बात का इजहार करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, हकीकत से रिश्ता टूट जाता है, तो वो अपने आप को एक अपनी दुनिया में कैद कर लेता है। तो होता क्या है कि वो कभी कभी अचानक से हंसने लगेगा और हंसने के बाद फिर बेवजह वो रोने लगेगा जिसकी कोई वजह नहीं होती है। याददाश्त में उसकी कमी होती है, बोलने की और सोचने की सलाहियत में कमी होती है, कहना चाहता है वो कुछ और उसके मुंह से निकलता है वो कुछ और निकलता है। तरह तरह के उसको वहम का वो शिकार होता है कि अगर सामने उसके बिल्ली है तो वो उसको शेर समझ लेता है और वो उसको अगर कुछ तरह तरह की आवाजें जो है वो उसको सुनाई पड़ने लगती हैं। इस तरह के बहुत सारी ऐसी अलामतें जो मरीज जब दिखाने लगता है तो ये माना जाता है कि इस तरह की अलामत सिजोफ्रेनिया का मरीज ही दिखा सकता है। लेकिन इसके साथ शर्त ये होती है कि ये अलामतें लगातार होती रहें और वो मरीज उससे उस मरीज के रोजाना जिंदगी पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर उसका असर पड़े। सिजोफ्रेनिया क्या है, इसके बारे में और मजीद जानकारी के लिए ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मरीज के महसूस करने की, सोचने की और रवैये के ऊपर उसका असर पड़ता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक जहनी बीमारी है। दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि इसमें कई तरह के पर्सनालिटी से जुड़े हुए कुछ ऐसी बीमारियां और इसके साथ जुड़ जाती हैं जिसको कि हम सिजोफ्रेनिया की कड़ी में रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सिजोफ्रेनिया अवारिस का एक ग्रुप है। अगर जब हम बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये अवारिस का एक ग्रुप है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप है, एक झुंड है इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि एक भी ऐसी जरूरी अलामत नहीं है जो तशखीस के लिए मौजूद हो, डायग्नोसिस के लिए, तशखीस के लिए मौजूद हो। इसके बावजूद मरीज जो है वो शिज़ोफ्रेनिया की अहम अलामत के मुख्तलिफ मजमुओं का तजुर्बा करते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के बहुत सारे अलामतें जो हैं उनसे वो गुजर रहा होता है। अब सिज़ोफ्रेनिया की जब क्या है ये जब समझ लेते हैं तो सिज़ोफ्रेनिया की तारीफ की बात आती है कि सिज़ोफ्रेनिया को अलग अलग माहिर नफ्सियात ने किस तरह से उसकी तारीफ की या उसके बारे में और अपने तरह से या साइंसी तौर पर उसके बारे में बताया। तो जब इसकी तारीफ की बात करते हैं
तो सिजोफ्रेनिया की तारीफ में ये कहा जा सकता है कि सोचने की, देखने की, समझने की, महसूस करने की, फर्क डालने की जो आदत होती है, जो रवैया होता है, उसमें बिखराव होता है। और ये बिखराव बिल्कुल बिल्कुल भी कहीं से जुड़ा हुआ नहीं होता है, कहीं से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, और बल्कि उल्टा पुल्टा हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो सही तरीके का रवैया नहीं होता है। यानी कि सोचने समझने से लेकर के महसूस करने तक का जो रवैया होता है, वो सब में बिखराव होता है, उलट फेर होता है, और वो कहीं से भी उसका किसी तरह से कोई रिश्ता या कोई कनेक्शन जो है वो नहीं होता है। दूसरे लफ्जों में फिर और अलग तरीके से जब हम सिजोफ्रेनिया की तारीफ करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि सिजोफ्रेनिया में अलग अलग तरह की अलामतें होती हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अलामत होती है। इसके अलावा जो मरीज होते हैं उनका समाजी रवैया, आपसी तालमेल का जो रिश्ता होता है, और जहाँ वो काम करते हैं, जिस तरह का उनका जो रोजगार वगैरह से जुड़ा हुआ जो रिश्ता होता है, वो सब उसमें कमी होती है, या वो टूटने लगता है, या वो बिखरने लगता है लगातार। ये इस तरह के जो बिखराव हैं, वो अगर 6 महीने तक लगातार चलते हैं, तो ये माना जाता है कि मरीज को इलाज की सख्त जरूरत है, और वो मरीज सिजोफ्रेनिया की बीमारी से गुजर रहा है। यानी नाज़रीन, फिर ये कहा जा सकता है कि सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई तरह की अलामतें नजर आती हैं। कुछ अलामतों को माहिर नफ्सियात ने पॉजिटिव अलामतें कहा, और कुछ को नेगेटिव अलामत कहा। और इन दोनों को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलामतें सिजोफ्रेनिया के मरीज में पाई जाती हैं। साथ ही साथ इन अलामतों की वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव अलामतें उनमें नजर आती हैं, उनकी वजह से उनका जो समाजी रिश्ता है, उनका जो अपना रोजगार से जुड़ा हुआ, अपने रोजगार के लोगों से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है, अपने आसपास और अपने घर वालों के साथ उनका जो आपसी तालमेल होता है, वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है, और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है या बिखर जाती है, और वो मरीज जो है वो सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। यानी कि तब फिर ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी हालत है, सिजोफ्रेनिया एक ऐसी हालत है जिसमें हमारे जज्बात, जिसमें उस मरीज के जज्बात, सोचने की सलाहियत, और अपने आप को समाज के साथ या हकीकत के साथ, हम ये कह लें कि हकीकत के साथ जो जोड़ने की सलाहियत है, वो कम हो जाती है, टूट जाती है, और मरीज पूरी तरह से अपने आप को हकीकी दुनिया से अलग या दूर ले जाता है। यानी कि वो उसकी एक अपनी दुनिया होती है। नाज़रीन, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सड़क पर बिखरे बालों के साथ, गंदे कपड़ों के साथ आपको घूमते नजर आते होंगे, या उनके कई कई बार आपने देखा होगा कि वो कूड़े के ढेर पर बैठकर कूड़े पर से उठा करके कुछ खाना वो खाते रहते हैं। कई एक बार देखा होगा कि कहीं पर वो बैठ करके लगातार रो रहे हैं, या कहीं लगातार वो सो रहे हैं। तो इस तरह के मरीज को या इस तरह के इंसान को देख करके कई एक बार हम लोग हंस के गुजर जाते हैं, या कई एक बार उनका मजाक उड़ाते हैं, जो बच्चे हैं उनसे छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि वो एक संगीन जहनी बीमारी से गुजर रहे हैं, कि उन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें प्यार की जरूरत है, उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के मरीजों को या इस तरह के लोगों को देखते हैं जब, तो ये हमारे आसपास के माहौल में हमें बड़े आसानी से नजर आते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उनको क्या दिक्कत है, वो इस तरह से क्यों अपना रवैया या बर्ताव जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि अगर आपको बहुत भूख लगी है, तब भी आप क्या कूड़े पर से या कूड़े के ढेर से या डस्टबिन से निकाल के कुछ खा सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं खा सकते हैं। अगर आपको कितनी भी जल्दी होती है, तब भी आप ढंग के कपड़े पहनकर, बालों को झाड़ करके, बालों को संवार करके, अपने आप को दूसरों के सामने रखने के लायक बना के ही हम बाहर निकलते हैं। चाहे कितनी भी जल्दी हो, चाहे कितनी भी हड़बड़ी हो, हम इस तरह से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है वो हकीकत से जुड़ा होता है। हमें इस बात की समझ होती है कि हम इस तरह से अगर जाएंगे तो लोगों पर
पर जो हमारा असर है वो बुरा पड़ेगा, या लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे, हमारी हंसी उड़ा सकते हैं, इसलिए हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। कितनी भी भूख लगने पर हम डस्टबिन से उठा करके खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि वो खाना खाने लायक नहीं है। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि जो लोग खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं? वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनका रिश्ता हकीकत से टूट चुका है। उन्हें इस बात की समझ नहीं रही कि वो खाना खाने के लायक नहीं है, उसे नहीं खाना चाहिए। हम गंदे कपड़ों के साथ, बिखरे बालों के साथ, या इस तरह से लोगों के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं जहां पर लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। हम ये जानते हैं कि हर जगह जाने का एक अलग अलग तरीका होता है, लोगों से बात, हर तरह के लोगों से बात करने का एक अलग अलग तरीका है, हर तरह के खाना खाने का तरीका अलग है, पहनावा अलग होता है। तो ये सारी जानकारी हम हमें इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो हकीकत से जुड़ा होता है। जिस दिन ये रिश्ता टूट जाता है, यानी कि अगर हम अपने आप में खो जाते हैं, हमारी एक अपनी दुनिया हो जाती है, उस दिन हमें ये सचमुच ये फर्क नहीं समझ में आएगा शायद कि क्या सही है और क्या गलत है। तो संगीन बीमारियों की सबसे बड़ी जो अलामत है वो यही अलामत होती है कि हमारा जो रिश्ता है वो हकीकत से टूट जाता है। हम हकीकत से काफी दूर हो जाते हैं और हम अपनी एक दुनिया में चले जाते हैं, जहां पर हमें इस बात की समझ खत्म हो जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यानी कि नाजरीन, यहाँ पर थोड़ी सी मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि आप लोगों ने ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ा होगा। तो ईड जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि उसे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए, अपना मतलब जो है वो चाहिए, या अपने अपने बारे में वो परवाह करता है। और ईगो जो है वो हकीकत से जुड़ा होता है, वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, वो हकीकी दुनिया से जोड़ करके रखता है। और सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि वो हमें ये समझाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और इन तीनों के तालमेल से हमारी जो पर्सनालिटी है, या हमारा जो लोगों के साथ एडजस्ट करने का जो, या अपने माहौल के साथ जो एडजस्ट करने का जो सलीका होता है, वो इन तीनों के सही तालमेल से होता है। लेकिन जब हम इस तरह की संजीदा बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, तो ऐसे में हमारा ईगो और सुपर ईगो का जो जुड़ाव है, जो हमारे जहन से जुड़ाव होता है, वो टूट जाता है और सिर्फ ईड काम करता है। तो जैसे एक छोटा बच्चा जिसे इस बात की समझ नहीं होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो सांप भी पकड़ लेता है, आग भी पकड़ लेता है, कांच भी खा लेता है, चांद को पाने की ख्वाहिश करता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ईद ही काम करता है। तो वही ईद इस तरह की संजीदा बीमारियों में हावी हो जाता है, और हमारा ईगो और सुपर ईगो जब टूट जाता है तो हमें इस बात की समझ नहीं होती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमारा फिर हकीकत से रिश्ता जो है वो टूट जाता है। सिजोफ्रेनिया के बारे में भी यही बातें आती हैं कि ईड जो है उन पर हावी हो जाता है, और जो मरीज हैं उनमें समाज से वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और वो अपनी एक दुनिया अलग से बना लेते हैं। सिजोफ्रेनिया के फैलाव के बारे में ये कहा जाता है कि हर 100 में कम से कम एक लोग जरूर इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं। यानी कि नाज़रीन, तब आप ये समझ सकते हैं ये बीमारी कितनी ज्यादा संजीदा है कि हर 100 में एक लोग तो जरूर ही मिल जाते हैं जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी से गुजर रहे होते हैं। सिजोफ्रेनिया की तारीख के बारे में अगर हम ये जानना चाहें, तो सिजोफ्रेनिया लफ्ज आने से पहले इसकी अलामतें जब मरीज दिखाता था, तो इस तरह की बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। लोगों को इस बारे में ये नहीं पता था कि ये किसी तरह की ये बीमारी है। जब लोग अजीबोगरीब हरकत करते थे, उनका जब रिश्ता हकीकत से टूट जाता था, और उनके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो खत्म हो जाती थी, वो सही और गलत में फर्क करना जब भूल जाते थे, या उनमें इस बात की सलाहियत नहीं होती थी, तो उन अलामतों को देख करके लोग ऐसा महसूस करते थे कि इन पर किसी जादू टोने का असर है, किसी किसी भूत प्रेत का साया है, किसी जिन जिन्नात का साया है इसके ऊपर। और तब ये
उनको उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, ताकि मारा पीटा जाता था उनके साथ उनको। और ऐसा माना जाता था कि अगर भूत प्रेत हैं तो उनको मारने पीटने से या उनको बंद करके रखने से, जंजीर लगा के रखने से वो जो है वो ठीक हो जाएंगे, या फिर उनका जो भूत है या उनके ऊपर जो जिन का साया है वो खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। और इसी कड़ी में एक तरह की उपाय या इलाज जिसके हम कह सकते हैं कि वो निकाला गया, कि जिसमें कि ये माना गया कि अगर इंसान जो इंसान इस तरह की बीमारी से गुजर रहा है, अगर उसकी खोपड़ी में छेद कर दे तो उस छेद से सारी जितनी भी बुरी चीजें हैं, जो भूत प्रेत हैं, जिन जिन्नात हैं, वो सारी चीजें जो है वो बाहर निकल जाएंगी उस छेद से, और वो मरीज जो है वो ठीक हो जाएगा। जो कि बहुत ज्यादा इंसानियत से अलग चीज थी, और जो कि बहुत ज्यादा जिसमें तकलीफ, दर्द और मुसीबत के सिवा और कुछ भी नहीं था। तो ये पुराने तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1887 में सबसे पहले एमिल क्रेपलिन नाम के एक जर्मन डॉक्टर डॉक्टर हुए, जिन्होंने बताया कि ये सारी चीजें जो है वो भूत प्रेत या जिन जिन्नात या जादू टोने की वजह से नहीं होती हैं, ये चीजें जहनी बीमारियां हैं। ये सारी जो अलामतें होती हैं वो जहनी बीमारियों की वजह से होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हमारे जहन में होती है जिसकी वजह से हम इस तरह की बीमारियों से गुजर रहे होते हैं। और तब उन्होंने इस चीज का नाम दिया डिमेंशिया पैराकॉक्स। यानी कि उन्होंने बताया कि ये जो बीमारी है वो जिंदगी के शुरुआती वक्त में ही शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ये और ज्यादा संजीदा या गहरी होती चली जाती हैं। और इसका नाम उन्होंने दिया डिमेंशिया पैराकॉक्स। और फिर 1911 में ईगन ब्लूलर नाम के एक साइकेट्रिस्ट थे, एक साइकेट्रिस्ट हुए, जिन्होंने क्रेपलिन के डिमेंशिया पैराकॉक्स की जगह पर सिजियोफ्रेनिया नाम दिया। इस तरह के अलामतों को देखते हुए जहाँ पर मरीज अपनी हकीकी दुनिया से अलग हो जाता है, तो उन्होंने उसे बताया कि ये जो बीमारी है वो दिमागी जो हमारे अंदर जो जहनी बिखराव होता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और इसलिए उन्होंने इसे कहा कि हमारा जो जहन है उसमें बिखराव या टूटना होता है, यानी कि वो बिखर टूट जाता है। इसलिए उसका नाम उन्होंने दिया सिजियोफ्रेनिया, जिसको कि सिज का मतलब होता है बटना, और फ्रेन का मतलब होता है जहन, यानी कि जहन दो हिस्से में बट गया, जहन में बिखराव आया, जहन में बदलाव आने की वजह से ये सारी अलामतें मरीज दिखाता है और वो इस बीमारी से गुजरने लगता है। इसलिए सिजोफ्रेनिया जो नाम आया वो ईगन ब्लूलर ने क्रेपलिन के डिमेंशिया पैराकॉक्स को बदल करके दिया। और उन्होंने बताया कि हमारा जब जहन जो उसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इल्मी जब उसमें खराबी अब पैदा होने लगती है, तो वो जहन दो हिस्से में बढ़ जाता है, जिसे सिजोफ्रेनिया कहा कि ब्रेन जहन जो है वो दो हिस्से में बढ़ गया, उसमें बिखराव आया। अब सबसे अहम नफ्सियाती मुजाहरा जो है, क्या क्या होता है नफ्सियाती मुजाहरा इस तरह की बीमारी में, किस तरह की होती है कि सोच, सबसे पहले तो सोच में दिक्कत होती है कि कई तरह के जो जहन में कई तरह की सोच जो है वो हलचल मचाते हैं, वो शोर मचाते हैं। इसके अलावा आदमी या जो मरीज इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं, वो उनका समाज से, अपने आसपास के लोगों से एकदम बिखराव हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं उनसे, वो टूट जाता है उनका। और उनके जहन में कई तरह के ख्यालात जो है वो आते रहते हैं लगातार, एक के बाद एक कई तरह की जो जहन में जो सोच है उनकी वो पैदा होती रहती है, लगातार होती रहती है। कई तरह की उनको वहम होने लगते हैं, और कई बार वो अपने को बिल्कुल नाकामयाब, कमजोर और ऐसा मानते हैं जैसे कि अब उनसे कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा उसमें और जो खास बातें आती हैं वो है कि उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। आवाजें सुनाई इसलिए पड़ती है कि उन्हें, हालांकि वो आवाज होती नहीं है,
लेकिन उन्हें वो आवाज़ सुनाई पड़ती है या उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है उससे जुड़ी हुई चीज़ें उन्हें या तो दिखाई पड़ती हैं या उन्हें सुनाई पड़ती हैं, या कभी उन्हें कुछ इस तरह का की खुशबू, कोई इस तरह की बदबू, इस तरह ये चीज़ें उन्हें उन्हें महसूस वो करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्रॉब्लम ये है कि उनके सोच की कई तरह की सोच से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारियां जो है उनमें पैदा होने लगती हैं, और कई और वो जिससे कि उनका जो रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है वो बहुत मुतासिर होने लगती है। अब इसकी खास अलामतें क्या हैं? सिजोफ्रेनिया की कुछ खास अलामतें हैं। इस खास अलामत में 3 अलामतों को माहिर नफ्सियात ने सबसे पहले बताया। ये है सबसे पहला उसमें गैर मुनज़्ज़म सोच, दूसरा है परेशान कुन तसव्वुरात, और तीसरा है नामुनासिब जज्बात और आमाल। यानी कि जब हम गैर मुनज़्ज़म सोच की बात करते हैं तो सिजोफ्रेनिया जिन लोगों को होता है उनकी सोच बिखरी हुई और अजीबो-गरीब और गलत अकायद के साथ मस्कशुदा है। मस्कशुदा मीन्स उनसे जुड़ी हुई होती है, यानी कि कई तरह की अलग-अलग तरह की उनकी सोच जो है वो पैदा होती है, या वो इस अलग-अलग तरह के अजीबो-गरीब अपनी सोच को दिखाते हैं। जैसे कि आप अपने स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इंसान जो है वो कभी अपने को बहुत अच्छा समझता है, कभी बहुत बुरा समझ सकता है, किसी दूसरे को बहुत अच्छा सोच सकता है, वगैरह वगैरह। यानी कि उसकी सोच में उतार चढ़ाव होता है, सोच में बदलाव होता है, और वो सोच अजीबो-गरीब होती है अगर वो किसी चीज से जुड़ी हुई नहीं होती है। खास बात यहाँ पर नाज़रीन ये चीज है कि अगर वो सोच जुड़ी हुई हो या उस सोच में कोई वजह हो, कोई लॉजिक हो, तो वो सोच सिजोफ्रेनिया की सोच नहीं होती है। गैर मुनज़्ज़म सोच उसे हम नहीं कहते हैं। गैर मुनज़्ज़म सोच के लिए सोच का अजीबो-गरीब होना ज़रूरी है, यानी कि उस सोच को हम किसी चीज़ के साथ जोड़ करके उसका कोई मकसद या कोई मतलब नहीं निकाल सकते हैं। इसे गैर मुनज़्ज़म सोच कहते हैं। दूसरा है परेशान कुन तसव्वुरात। अब हर वक्त सिजोफ्रेनिया का जो मरीज है उसे उसकी जो तसव्वुरात हैं उसमें अच्छी बातें या खुश करने वाली ऐसी कोई चीज नहीं आती है, बल्कि उनके जो तसव्वुरात होते हैं वो सब सारे के सारे परेशान कुन होते हैं। यानी कि उन्हें हर वक्त ये महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कहीं कुछ बुरा हो गया, कुछ बुरा उन्हें दिखाई पड़ रहा है, कोई उन्हें मारने के लिए आ रहा है, कुछ ऐसा। तो यानी कि उनकी जो सोच होती है वो उन्हें हमेशा लगातार परेशान करती रहती है। और यहाँ पर हेलुसिनेशन के बारे में जो बताया गया है कि ऐसा उनके जो हेलुसिनेशन जो उन्हें होता है, तो वो जो फरेब महसूस करते हैं, तो बगैर हंसी तजुर्बात के कोई चीज मौजूद नहीं होती है, लेकिन उन्हें वो महसूस होता है। घंटी बजती नहीं है लेकिन उन्हें घंटी सुनाई पड़ती है। कहीं पर कुछ ऐसी चीज ऐसी नहीं हो रही है, कोई इंसान सामने बैठा नहीं है, लेकिन वो इंसान उन्हें दिखाई पड़ेगा। और वो बड़े दावे के साथ इस चीज को कहते हैं कि नहीं ऐसा है। जैसे हम और आप भी नाज़रीन, कभी ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी में भी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी हमें ये महसूस होता है कि लगता है किसी ने आवाज दिया। तो ये कभी महसूस हम सबको होता है। लेकिन जब दूसरे ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, किसी ने आवाज नहीं दिया, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये गलत हमने सोचा या ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो ठीक है, इसमें ऐसा हो सकता है कि नहीं किसी ने आवाज नहीं दिया नहीं और मुझे सुनाई पड़ा। लेकिन जो सिजोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं, अगर उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई पड़ती है तो उन्हें लगातार वो आवाज सुनाई पड़ती है, और आपके लाख समझाने पर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो आवाज नहीं आती है। आपके लाख समझाने पर भी कि सामने कोई नहीं बैठा है, उन्हें सामने बैठा वो एक इंसान नजर आता है, जो जिसकी एक अपनी शक्ल होती है, एक अपना उसका पहनावा होता है। यानी कि वो एक अलग तरह जो अपनी वो दुनिया में जब चले जाते हैं तो वहां पर उनकी जो सोच होती है उसको वो बहुत मजबूती के साथ लोग अपने हकीकी दुनिया में रखते हैं कि नहीं ऐसा है। आप लोगों को ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा है, ये सामने बैठा है जो आदमी वो है, इस तरह का आदमी है, जबकि कमरे में कोई नहीं होता है। नाज़रीन, बहुत सारी सिनेमा में भी इस तरह की चीजों को दिखाया गया है कि लोग
फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फोन के कोई नहीं होता है, और जो बात कर रहा होता है वो इस तरीके से बात कर रहा होता है कि जैसे दूसरी तरफ भी लोग हैं और उन्हें वो जवाब मिल रहा है। क्योंकि जब हम फोन पे बात करते हैं तो दो लोगों की जरूरत होती है, एक फोन में सुनने वाला, दूसरा फोन में बोलने वाला होता है। तो लेकिन सिजोफ्रेनिया का पेशेंट या जो मरीज होते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो ये ऐसा लगेगा कि दूसरी तरफ भी वैसे ही लोग हैं, जबकि हकीकत ये है कि दूसरी तरफ कोई नहीं होता है, और लेकिन वो मरीज जो है बड़ी आसानी से और बड़े मजे में उनसे बातें करते रहता है, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया में दूसरी तरफ लोग होते हैं जो उन्हें जवाब देते रहते हैं। उसकी अपनी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कहीं खास जगह पे रहता है, उस जगह पे अगर आप जाएं तो आपको कोई नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें वो घर, वो इंसान, वो सब नजर आएगा, इसलिए कि वो उनकी अपनी दुनिया, उनके ख्यालात में बसा हुआ वो एक चेहरा, एक तस्वर होता है जो कि उन्हें नजर आता है। तो दूसरा जो अलामत थी उसमें परेशान कुन तस्वुरात था, जिसमें कि सबसे ज्यादा उन्हें हेलुसिनेशन या फरेब नजर जिसे हम कह सकते हैं वो दिखाई पड़ता है। अब है नामुनासिब जज्बात और अमाल। नामुनासिब जज्बात यानी कि नाजरीन, हम जब भी किसी तरह के जज्बात दिखाते हैं तो वो मुनासिब जज्बात होता है। मुनासिब जज्बात की अगर आप किसी शादी या तकरीब में शामिल हो रहे हैं तो वहाँ आप खुशी का इजहार करते हैं। अगर आप पास हो गए, आपकी नौकरी लग जाती है, वहाँ भी हम खुशी का इजहार करते हैं। किसी की मौत हो जाती है, वहाँ अगर हम जाते हैं तो वहाँ हम गम का इजहार करते हैं। और अगर किसी डरावनी चीज से हम गुजर रहे हैं, जैसे सांप हमने देख लिया हो या कोई इस तरह का खतरे की चीज हम देख लेते हैं, तो हमें डर का एहसास होता है। तो ये सारे जो जज्बात हम जब दिखाते हैं तो ये सब मुनासिब जज्बात होते हैं। लेकिन जो सिजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं वो गैर मुनासिब जज्बात दिखाते हैं, जैसे कि बिना किसी वजह के बहुत जोर जोर से हंसना। हंसने की अगर कोई वजह है तब तो वो हंसी सही है। अगर हमने आपको एक लतीफा सुनाया और आपको बेसाख्ता हंसी आ गई तो वो मुनासिब जज्बात है, क्योंकि हमने हंसने की बात कही, लेकिन हमने हंसने की कोई बात नहीं कही, हंसने की कोई बात ही नहीं होती है, और हम जोर जोर से अगर हंसते हैं तो ये गैर मुनासिब जज्बात का इजहार है। इसके बाद फ्लैट असर, यानी कि जब हमें कोई अगर डांटता है तो हमारे चेहरे पर उसका असर दिखाई पड़ता है। अगर हम डर जाते हैं तो वो हमारे चेहरे पर उसका असर दिखाई पड़ता है। खुशी वाली बात अगर हमसे कोई बताता है तो हम हमें उसका असर हमारे चेहरे पर दिखता है, या हम उससे मुतासिर होते हैं। लेकिन सिजोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं उन पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता है, और वो उनका जो रवैया है या उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो एकदम फ्लैट, यानी कि बेअसर होता है। अगर आप उनसे कभी हंसने की बात कहें तो भी वो चुप रह सकते हैं, रोने की बात कहेंगे तब भी वो चुप रहेंगे, खामोश आपको देखते रहेंगे, डरने की वजह होगी तब भी वो खामोश आपको देखते रहेंगे। तो इस तरह का जो रवैया होता है इसे फ्लैट असर कहा जाता है। उसके अलावा इसमें जो और चीजें दिखाई पड़ती हैं वो चीज होती है कि किसी काम को करने के लिए वो मजबूर होते हैं, और वो काम कैसा होता है? बेवजह। बेवजह या जिसमें कोई बेहिस है, जो काम है जिसमें कोई सेंस नहीं होता है, उस तरह का काम वो लगातार कर रहे होते हैं। जैसे कि लगातार चल रहे हैं, हम चलते क्यों हैं? कहीं जाना है, कुछ लेना है, कुछ हासिल करना है, तो हम वहां तक चल के जाते हैं और उस चीज को हम हासिल कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर बैठ जाते हैं। हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, और जब हमारा पेट भर जाता है तो फिर हम खाना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम लगातार खाते रहें, लगातार चलते रहें, लगातार सोते रहें, तो इस तरह का काम को करने के लिए हम मजबूर होते हैं, या किसी और चीज को हम बार बार करें, किसी और तरह के काम को हम बार बार करें, तो ये चीजें जो होती हैं वो होती हैं मजबूरी में, मजबूर हो करके किसी काम को करना। यानी कि आपका जहन आपको धक्का देता है, इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम उस काम को बार बार करें, और वो इसलिए होता है कि हम अपनी दुनिया में कहीं खोए रहते हैं, और वो दुनिया उस दुनिया से हमें जो कमांड मिलता है हम वही काम करते हैं। इसके अलावा कैटाटोनिया एक बहुत खास अलामत सिजोफ्रेनिया के मरीज में देखने को मिलती है। कैटाटोनिया या बेहरकत, मोमी लचक,
अलग अलग तरह से लचकना, अलग या अपने आप को बिल्कुल एकदम कोई उसमें हिलना डुलना नहीं, एकदम हम सीधे खड़ा कर लेते हैं अपने को या सीधे चुपचाप बैठ जाते हैं, जिसमें कोई लचक या कोई उसमें हेर फेर नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है। इस तरह की चीज जो है वो सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। माहिर नफ्सियात ने इन सारे अलामतों के मद्देनजर सबको मिला करके, इन सभी तरह के अलामतों को मिला करके उन्होंने सभी तरह के अलामतों को 3 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा कहलाया पॉजिटिव अलामत, दूसरा नेगेटिव और तीसरा कॉग्निटिव या इल्मी अलामत कहते हैं जिसे हम। अब है सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया की जो अलामत है उसमें पॉजिटिव अलामत और नेगेटिव अलामत का सबसे खुसूसी रोल होता है। तो पॉजिटिव जो सिम्टम्स होते हैं या पॉजिटिव जो अलामतें हैं उसमें है कि ऐसे ऐसी अलामतें होती हैं, मौजूद होती हैं जो कि सही नहीं है, और नेगेटिव सिम्टम्स में जो सही अलामत है वो मौजूद नहीं होती है, उसकी गैर मौजूदगी होती है उसमें। सबसे पहले हम इस गुफ्तगू करना चाहेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में, यानी कि मुस्बत अलामत। सबसे पहले उसमें कुछ खास खास अलामतों को रखा गया है, जिसमें कि सही तरीके से रिस्पॉन्स ना करना, कैटाटोनिक रवैया, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, और उसमें इस तरह का रवैया जो कि अरेंज नहीं है, जो बिखराव है जिसमें, या फिर सोच में बदलाव। इन सब अलामतों में सबसे अहम जो अलामत है जो कि सिजोफ्रेनिया के मरीज में खास तौर पर पाई जाती है वो है वहम, डिल्यूजन, यानी कि ऐसा ऐसा यकीन, ऐसा भरोसा जो कि सच नहीं है, जिसे हम वहम कहते हैं। जैसे कि हमें ये वहम हो जाए कि हम बहुत खूबसूरत हैं, ये सच नहीं है, तो लेकिन हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हम खूबसूरत नहीं हैं। हम इस बात को मानने बहुत मजबूती के साथ मानेंगे कि नहीं, हम सबसे खूबसूरत है, तो ये वहम है। इस तरह की चीजें, यानी कि झूठा यकीन जिसको हम कह सकते हैं, उसे हम वहम कहते हैं। और सिजोफ्रेनिया के मरीजों में इस तरह की जो अलामत है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके बहुत सारे अकसाम हैं, कई तरह के नुमाइंदे नफ्सियात ने बताया कि वहम के बहुत सारे अकसाम हैं, जिसमें कि परसिक्यूशन, रेफरेंस वगैरह वगैरह, यानी और उस सब में खास तौर पर चुन करके जो माहिर नफ्सियात ने बताया सिजोफ्रेनिया से जुड़ी हुई वहम के अकसाम है, उसमें है जुल्म सितम का वहम, हवाला का वहम, अजमत का फरेब और कंट्रोल का फरेब। तो जुल्म सितम का फरेब जो है उसमें ये है, बार बार क्या होता है कि जो मरीज होते हैं उनको ये लगता है कि कोई उनको तकलीफ देने के लिए या उन पर जुल्म ढाने के लिए कोई भी लोग जो है या उनके आसपास के जितने लोग हैं वो सब उनको सताने के लिए, तकलीफ देने के लिए ही खड़े हैं, या उनके साथ वो जुल्म करना है। और डिल्यूजन, ये हवाला का जो फरेब है, हवाला के फरेब में ये होता है कि उन्हें लगता है कि जो भी, अगर वो किसी भीड़ से गुजर रहे हैं तो, और दो चार लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि वो लोग हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, या उन्हें ये लगता है कि कोई कुछ खास लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में ही बात करते हैं, यानी कि उन्हें ये लगने लगता है कि और वो लोग जो बात कर रहे हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं और वो मेरे बारे में कुछ बुरा ही सोच रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इसके बाद अजमत के जो फरेब है उसमें उन्हें तरह तरह की अजमत के बारे में फरेब होता है या वहम होता है कि हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान हैं, हम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं, हम सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान हैं, या हम हमारे पास इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की सोच या इस तरह की जो वहम है वो बड़ी मजबूती के साथ उनके अंदर घर किया रहता है। अगर आप उन्हें यकीन दिलाना चाहें कि ऐसा नहीं है, आप सबसे ज़्यादा अमीर इंसान नहीं है, आप सबसे ज़्यादा ज़हीन नहीं है, तो वो इस बात को हरगिज़ नहीं मानते हैं और अपनी सोच पर वो कायम रहते हैं कि नहीं, ऐसा है,
कि हम ही इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान है, ज़हीन इंसान है, खूबसूरत इंसान है, या हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम पूरी दुनिया खत्म कर सकते हैं, या मेरे घर में जो बच्चा है वो खुदा का बच्चा है या खुदा की तरफ से आया है, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो बातें जिनका ये हकीकत से ताल्लुक नहीं होता है, इस पर वो कायम रहते हैं और उस पर बहुत मुस्तैदी के साथ वो डटे रहते हैं। उसके अलावा कंट्रोल का जो फरेब है, उसमें भी उन्हें इस बात का वहम होता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो उन्हें सरकार कंट्रोल कर रही है या कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है, या उनके जहन में कोई ऐसा चिप लगा दिया गया है जिसकी वजह से उनकी सारी जो हरकतें हैं वो उन्हीं की वजह से हो रही हैं। वो इस तरह के ख्यालात उन्हें लगातार आते रहते हैं। डिल्यूजन के बाद सबसे ज्यादा जो अहम अलामत है वो है हेलुसिनेशन, यानी कि फरेबकारी। फरेबकारी में क्या है कि जो भी हमारे जितने तरह के सेंस ऑर्गन हैं, यानी कि जो जैसे कि हमारे आँख, कान, हमारा हमारी नाक और हमारी जो जुबान है, जो तो उनसे जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें होती है, जितनी हरकतें होती हैं, उनसे जुड़ी हुई उन्हें बेताल्लुक चीजें या बेताल्लुक बातें जो है वो सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं। उसका उन्हें मजा मिलता है, उसकी महक उनको मिलती है, उन्हें महसूस होता है कि ऐसा हो रहा है। यानी कि तब ये कहा जा सकता है कि हमारे जितने तरह के भी सेंस ऑर्गन हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें उन्हें अलग अलग तरीके से महसूस होती हैं। लेकिन सबसे खास इसमें क्या होता है, सबसे खास इसमें सुनने से जुड़ी हुई जो बातें हैं, कान से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो उन्हें महसूस, यानी कि उन्हें अलग अलग तरह की, जैसे मैं बताया आपको, अलग अलग तरह की आवाजें आना और अलग अलग तरह की ऊपर नीचे होने वाले जो की आवाजें हैं वो सब सुनाई पड़ती हैं उन्हें। तो ये सारी चीजें हेलुसिनेशन या फरेबकारी में होती हैं। गैर मुनज़्ज़म तकरीर, पॉजिटिव सिम्टम्स की कड़ी में माहिर नफ्सियात ने गैर मुनज़्ज़म तकरीर के बारे में बताया, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। बोलने की जो सलाहियत होती है वो टूट जाती है, बिखर जाती है, और या तो वो बहुत कम बोलते हैं, एक या दो लफ्ज में आपको जवाब देंगे, या अगर वो कहेंगे, कुछ जवाब देना चाहेंगे, तो उसमें जो उनका कोऑर्डिनेशन होता है, जो तालमेल होता है, वो लफ्जों का जो तालमेल होता है वो इतना ज्यादा बिखरा हुआ होता है कि उनके जरिए कहा हुआ या उनके जरिए बोला हुआ कोई भी लफ्ज या आप कोई भी बातें जो है उनके जरिए जो बोली जाती हैं, उन्हें आप समझ नहीं सकते हैं। तो इसे माहिर नफ्सियात ने गैर मुनज़्ज़म तकरीर के नाम से बताया है कि ये जो अलामत होती है ये गैर मुनज़्ज़म तकरीर है। इसी कड़ी में लूज एसोसिएशन, यानी कि जितने तरह की भी के जो लफ्जों का जो वो इस्तेमाल करते हैं, जो सिजोफ्रेनिया के जो मरीज हैं, वो अलग अलग तरीके से जब अपने आपके सामने बोलने की कुछ कोशिश करते हैं, तो लफ्जों का इस्तेमाल और जो सेंटेंस वो बोलते हैं उसमें बहुत ज्यादा बिखराव होता है। तुरंत वो बोलते बोलते किसी और बात पर चले जाते हैं, या उनकी जो लफ्ज है वो कहीं टूट के रह जाते हैं। तो जब तक हम लफ्जों का सही तालमेल नहीं बिठाते हैं, तब तक हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसे ही माहिर नफ्सियात ने लूज एसोसिएशन कहा कि सिजोफ्रेनिया का जब मरीज बोलता है तो उसके बोलने से ही हम ये समझ सकते हैं कि वो सिजोफ्रेनिया का मरीज हो सकता है, क्योंकि उसके बोलने में जो लफ्जों का इस्तेमाल होता है उसमें काफी बिखराव होता है, उसमें उसका जो कनेक्शन होता है वो सही तरीके से नहीं होता है। इसके अलावा जो अलग अलग तरह के लफ्जों को जोड़ करके बेमानी लफ्ज जो है वो पैदा करते हैं, जिसे माहिर नफ्सियात ने नियोलॉजिज्म का नाम दिया, जिसमें कि उनके जरिए जो मरीज होते हैं उनके जरिए अलग अलग लफ्जों को जोड़ करके उसमें से किसी एक लफ्ज से एक लेटर निकाल करके या इस तरह से करके दो तीन लफ्जों को मिला करके वो एक नया लफ्ज बनाते हैं जो कि बेमानी होता है,
इसमें किसी तरह के माने नहीं निकलते हैं, किसी तरह का उससे मतलब नहीं निकलता है और लोगों को की समझ से वो दूर होता है। तो इस तरह की चीजें सिजोफ्रेनिया के मरीज में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा उनका जो रवैया होता है वो भी बहुत डिसऑर्गेनाइज होता है, बिखरा हुआ होता है, यानी कि उसमें तालमेल नहीं होता है। क्योंकि नाजरीन, जब ये हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जब हम या हम सब जो नॉर्मल लाइफ जो है जब करते हैं, गुजारते हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि हम जो कोई काम अगर करते हैं तो वो उस काम को करने का जो एक तरीका होता है। यानी कि अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम खाना बना रहे होते हैं तो हम खाना बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद हम दूसरा काम करते हैं, या हम खाना बनाने के काम को पूरा करने के दौरान ही दूसरे दूसरे काम अगर करते हैं, तो दोनों काम को हम बराबर तवज्जो देते हैं। लेकिन जो सिजोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं उनके रवैये में ये तालमेल देखने को नहीं मिलता है, और उनका जो रवैया है वो बहुत बिखरा हुआ होता है। उस उनके रवैये में ये, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर एक मरीज जब खाना बना रहा है तो खाना बनाते बनाते वो खाना बनाना छोड़ करके वेट लिफ्टिंग करना शुरू करता है, यानी कि वो वजन उठा के एक्सरसाइज कर रहा है। और उसके एक्सरसाइज करते करते फिर वो बाहर निकल करके सड़क पर जा रहे बच्चों को गिनना शुरू कर देता है बेवजह, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह का जो रवैया होता है, वो जो तुरंत तुरंत जो उस रवैये में जो बदलाव होता है, इस रवैये को डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या गैर मुनासिब रवैया हम कह सकते हैं, ये सिजोफ्रेनिया के मरीज में देखने को मिलता है। इसी कड़ी में ये देखा जाता है कि कोई भी काम, कोई भी जो रवैया होता है, तो उस रवैये का एक खास मकसद होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हम उस चीज को पूरा करते हैं, उस पढ़ाई को खत्म करते हैं। खाना बनाने के लिए जाते हैं तो हम खाना बनाने का काम पूरा करते हैं। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो हम ऑफिस का जो काम है वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने काम को सही तरीके से अंजाम देते हैं। लेकिन सिजोफ्रेनिया के मरीज में इस तरह से अपने काम को सही तरीके से अंजाम देने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाती है, और उनके जो उनका जो रवैया होता है उनमें बेवकूफ़ी या इस तरह के की चीज़ें ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, जो कि हकीकत से दूर होती हैं। बेवजह होती हैं, समाजी रवैयों से अलग होती हैं, और उनका जो रवैया होता है कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बेमानी बेमकसद होता है। यानी कि उससे कुछ हासिल नहीं होता। वो जो भी रवैया करते हैं वो बेमानी होता है। इसके अलावा और डिसऑर्गेनाइज्ड जो रवैया है उसके अलावा गैर मुनज़्ज़म मोटर डिस्टर्बेंसेस भी कुछ पाए जाते हैं। यानी कि सिजोफ्रेनिया के जो मरीज हैं उसमें हाथ पैर, मोटर डिस्टर्बेंस में सबसे ज्यादा जो अहम चीज होती है वो है कि हम हाथ पैर के जरिए जो काम करते हैं उसको हम मोटर एक्टिविटी कहते हैं। और मोटर डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि हमारे हाथ पैर के जरिए जो काम हम किया जाता है उसमें खराबी होता है, खराबी आने लगती है या रुकावट आने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि या तो वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा वो अपने आप को इस हाथ पैर से जुड़े हुए कामों को करने में अपने को मशगूल कर लेते हैं, या फिर दूसरा ये होता है कि वो बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। और अलग अलग तरीके का हाव भाव बनाना, अलग अलग तरीके से अपने आप को लोगों के सामने रखना, इस तरह की चीजें जो है वो दिखाई पड़ती हैं। कुछ कैटाटोनिक रवैया भी देखा जाता है, जो कि हमने आपको बताया कि सिजोफ्रेनिया के मरीज में कैटाटोनिक रवैया बहुत अहम होता है। यानी कि उनकी जो अलामत होती है तो उसमें कैटाटोनिक रवैया खास तौर पर देखा जाता है। जैसे कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन देखा जाता है, उसी तरीके से कैटाटोनिक रवैया भी देखा जाता है, जिसमें कि वो घंटों एक ही पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। अगर नाच रहे हैं तो बहुत देर तक एक ही पोजीशन में नाच रहे हैं, अगर वो बैठे हैं तो एक ही तरीके से बैठे हैं। इस तरह से ये हम देखते हैं कि उनका जो रवैया होता है उस रवैये में कभी बहुत लचीलापन होता है, कभी बहुत ज्यादा सख्ती होती है। और ये चीज काफी लंबे टाइम के लिए होती है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट 5 मिनट के लिए नहीं होती है, बल्कि कभी कभी घंटों और कई कई एक बार तो दिनों तक होती है कि वो 2-3 दिनों तक एक जगह पर खड़े हो सकते हैं। वो अगर घंटों अगर नाच रहे हैं तो घंटों नाच सकते हैं। तो इस तरह, और एक ही
तरीके से, एक ही पोजीशन पर वो इस तरीके से अपने हरकत को अंजाम देते हैं, तो इसे कैटाटोनिक रवैया कहा जाता है, जो कि सिजोफ्रेनिया के मरीज में बहुत ज्यादा खास होती है, खास तौर पर देखने को मिलती है। दिगर मजबूत अलामत के तहत बहुत सारी ऐसी अलामतें होती हैं जो कि सिजोफ्रेनिया के मरीज में देखने को मिलती हैं, जो कि कभी देखने को मिलती भी है और कभी नहीं मिलती है। जैसे कि किसी चीज के लिए आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो सही नहीं होता है, या जैसे कि हमने बताया कि कुछ मोटर बिहेवियर जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं, या नॉर्मल से अलग हटके होते हैं। जो रवैया हम आमतौर पर करते हैं वो आमतौर पर ना होकर के वो अलग होता है, या कुछ जिस्म से ये जुड़ी हुई चीजें, या इस तरह से कुछ ऐसी बातें या ऐसी हरकतें जो हैं वो जिस्मानी तौर पे जुड़ी हुई होती हैं, जो कि उसके सिजोफ्रेनिया के मरीज में देखने को मिलती हैं। मनफी अलामत या नेगेटिव सिम्टम्स के तहत ऐसी चीजें आती हैं जो कि मरीज के अंदर मुश्किल से आपको नजर आएगी, या मुश्किल से आपको समझ में आएगा, या उसके बारे में जानकारी जो है वो बहुत मुश्किल होती है हासिल करना। तो इसके तहत बहुत सारी अलामतें माहिर नफ्सियात ने बताया जिन्हें हम मुनफी अलामत के तहत रखते हैं, जिसमें कि जज्बात की कमी, ताकत की कमी, या जिंदगी के में जो आपका इंटरेस्ट है, जिंदगी में से जो आपका लगाव है, जो जुड़ाव है, उसकी कमी देखने को मिलती है। किसी भी तरह के जज्बात का या किसी भी तरह की बातों का बेअसर होना, ये देखने को मिलता है। कम बोलना, ये भी नेगेटिव सिम्टम में ही आता है कि कम बोलना, जो मरीज हैं वो कम से कम बोलने की कोशिश करते हैं। समाजी तौर पर वो अपने को समाजी काम से बिल्कुल अलग करते हैं, या बिल्कुल या सही तरीके से वो अंजाम नहीं देते हैं उसे। दोस्ती करना उन्हें पसंद नहीं होता है, उनके दोस्त बहुत कम हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो अपने आप को अपनी दुनिया में कैद कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया से उनका जो रिश्ता वो टूट जाता है, और ऐसे में फिर दोस्ती या दूसरे लोगों के साथ कोई जुड़ाव होना मुश्किल होता है। इसलिए उनकी जो दोस्ती होती है वो टूटने लगती है, या तो दोस्त बनते ही नहीं, या जो बने भी होते हैं वो भी, उनसे उनका रिश्ता टूट जाता है, और समाजी तौर पर वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर लेते हैं, अकेला बना लेते हैं अपने आप को। मुनफी अलामत में जो खास तौर पर कुछ अलामतें होती हैं, जैसे कि अफेक्टिव फ्लैटनिंग, जैसे हमने बताया आपको कि किसी भी तरह का जो जज्बाती एहसास होता है, जो उनके चेहरे पर वो उस तरह का जो भाव है वो नहीं आता है, और जो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल सपाट बना होता है। हम चाहे खुशी की बात कहें, गम का इजहार करें, डर की बात करें, तो उनका जो चेहरा है, चेहरे पर जो होने वाले उतार चढ़ाव होते हैं आमतौर पर, वो बिल्कुल सपाट होते हैं। कई एक बार उनका उनकी जो आवाज होती है, या उनका जो जैसे हम आंख मिला करके बात करते हैं, या उनका जो उठने बैठने का जो तरीका होता है, किसी चीज को सुनने का तरीका होता है, वो एकदम सपाट होता है। जैसे कि नाजरीन, मिसाल के तौर पर ये हम कहें कि हम अगर आपसे ये आपको अगर ये बताएं कि आपने बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया है, या आपको बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, तो ये सुनते ही आपका चेहरा जो वो खिल उठेगा, आप मुस्कुराने लगेंगे, और आप वो तुरंत अपने जवाब में कुछ उससे जुड़ी हुई बातें बोलेंगे कि बड़ी खुशी हुई, या ये जान करके बहुत अच्छा लगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हम अगर सिजोफ्रेनिया के मरीज के साथ ऐसा यही बात करें, तो मुमकिन है कि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल सपाट रहेगा, आंखों की चमक भी दूर रहेगी, चेहरे का उतार चढ़ाव भी कुछ नहीं होगा, और उनके मुंह से भी कुछ कुछ लफ्ज जो है वो नहीं निकलेंगे, और आवाज अगर निकलते भी हैं तो उनके आवाज की जो उसका जो उतार चढ़ाव है वो इतना कम और सुस्त होता है कि इसे ये माना जाता है कि उन पर उस चीज का कोई असर नहीं हुआ, यानी कि खुशी का, गम का, डर का, जितने तरह के भी जज्बात होते हैं, ताज्जुब का, वो कुछ उससे उनका उनका कोई लेना देना नहीं होता है, इन बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से उनका जो कनेक्शन होता है, उनका जो जुड़ाव होता है दूसरे लोगों के साथ, समाज के साथ, हकीकत के साथ, वो टूट जाता है। इसके बाद अलोग्या, जो हमने बताया कि इसमें कि बोलने की सलाहियत जो है उनकी कम होती है, यानी कि वो ज्यादा बोलते ही नहीं है, और अगर बोलेंगे भी तो वो टुकड़े टुकड़े में बोलेंगे, या तो तोड़ तोड़ के बोलेंगे, बेमानी लफ्जों का इस्तेमाल करेंगे,
और अपने जो जो जवाब है उस जवाब को इस तरह से लोगों के सामने रखेंगे जिसका कि कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर सिजोफ्रेनिया के का जो मरीज होता है उसमें ये बात बहुत ज्यादा जरूरी तौर पर देखी जाती है कि बोलने की जो सलाहियत होती है उसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है। उनके वो जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर बेमानी लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं और उन बेमानी लफ्जों को जोड़कर ही वो पूरा सेंटेंस बनाते हैं, जिससे कि उनका जो पूरा जो सेंटेंस होता है वो बेमानी हो जाता है और इसका कोई मतलब नहीं निकल सकता है। जो सुनने वाले जो लोग होते हैं वो उसे सुन करके समझने में अपने को नाकामयाब पाते हैं। तीसरी जो इलामत है वो है एवोल्यूशन। जैसे कि अभी हमने आपसे बताया कि आपने अपने आसपास के मुआशरे में, माहौलियात में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो गंदे कपड़े, गंदे नाखून, गंदे बालों के साथ घूमते नजर आते हैं, कूड़े के ढेर पर से उठा करके खाना खाते हैं या कुछ ऐसे ही भीख वगैरह मांगते आपको नजर आते हैं। तो इस तरह के जो मरीज होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं वो इस मुनफी अलामत से गुजर रहे होते हैं जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि उनके रोजमर्रा की जिंदगी सबसे ज्यादा उस पर असर पड़ता है। यानी कि अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उससे वो उनका इंटरेस्ट या जो लगाव है वो खत्म हो जाता है। यानी कि उन्हें इस बात की समझ नहीं होती है कि हमें किस तरह से रहना है, पहनना है, किस तरीके से अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अच्छे साफ सुथरे तरीके से खाना पीना खाना है वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीजों से उनका जो रिश्ता है वो टूट गया होता है और वो अपने दुनिया में मगन होकर के अपने आप को जिस हाल में है उसी हाल में आगे बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद है ए सोशियलिटी। ए सोशियलिटी में ये होता है कि समाज से अलग हो जाना। यानी कि अब उनके पास जो सिजोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं उनके पास बहुत कम दोस्त रह जाते हैं, या ना जो हमने जैसे आपको बताया कि या तो वो जो होते हैं वो भी उनसे उनका रिश्ता टूट जाता है और नए दोस्त बनने के तो सवाल ही पैदा नहीं होते हैं। लोगों के साथ जो उनका समाजी रिश्ता होता है वो टूट जाता है क्योंकि वो समाज से अपने को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। सामाजिक काम में उनकी हिस्सेदारी नहीं होती है। तो लोग और अपने को वो अपने समाज से, अपने घर से, अपने खानदान से, सबसे अपने को वो जब अलग कर लेते हैं तो उनकी एक अपनी अलग दुनिया हो जाती है और वो समाज से बिल्कुल अलग कट जाते हैं। इसके बाद एनहेडोनिया। एनहेडोनिया कहा जाता है जब इंसान अपनी जिंदगी में उसे किसी चीज में जब मजा नहीं आता है, जब उसे अपनी जिंदगी बेमाने, बेमजा, बेजायका लगने लगती है तो वो एनहेडोनिया कहलाता है। यानी कि जैसे कि नाजरीन, आपको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, आपको गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो जिसमें उसे मजा आता है, जिसकी वजह से वो जीना चाह रहा है। अपने बच्चों से खेलना बहुत अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। तो ये जो लगाव होता है, ये जो मजा है, ये मजा वर्ड, ये जो लफ्ज होता है ये बहुत जरूरी होता है हमें जिंदा बनाए रखने के लिए, हमें अपने आप को अपने दुनिया से, अपने आसपास के लोगों से जोड़ के रखने के लिए। सिजोफ्रेनिया के मरीज में इस तरह की चीजें खत्म हो जाती हैं या इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। उसे उन चीजों में अब मजा नहीं आता है जिसमें उसे कभी मजा आता था। यानी कि अगर उसे गाना सुनना पसंद था तो अब उसे गाना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। पेंटिंग अगर पसंद थी तो वो बिल्कुल पेंटिंग करना नहीं चाहता है। अगर वो बच्चों के साथ खेलना उसे पसंद था तो अब वो चीजें उसे पसंद नहीं आती हैं। इस तरीके से वो सारी चीजें जो चीजें उन्हें कभी पसंद हुआ करती थी अब उन्हें पसंद नहीं आती हैं और वो चीजें उनके लिए अब बेमजा हो जाती हैं। तो जब बेमजा हो जाती हैं तो अब उन चीजों से उनका जो रिश्ता है वो भी टूटने लगता है और फिर वो अपने अपने आप को उन चीजों से अलग करके अपने एक अलग दुनिया, एक खामोश दुनिया में अपने को कैद कर लेते हैं, जहां पर उनके लिए और कुछ भी नहीं रहता है सिवाय उनके अपनी तन्हाइयों के सिवा। अब मनफी जो अलामतें होती हैं उसमें उन सबको मिला करके माहिर नफ्सियात ने ये बताया कि उनकी सोच में बदलाव होता है, समझने की जो उनकी सलाहियत है, अगर हम किसी चीज बात को उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो उन समझने की सलाहियत में कमी होती है।
और उसके अलावा महसूस करने की, महसूस करके, सोच करके, समझ करके कोई रवैया को अंजाम देने की जो सलाहियत है, उसमें कमी पाई जाती है। सोचने की जो रफ्तार है, वो धीमी पड़ जाती है। एक किसी खास चीज़ पर उन्हें अपना ध्यान लगाना होता है, तो वो किसी खास चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते। उनका ध्यान तुरंत-तुरंत भटकता भटकता है या एक चीज़ से दूसरे चीज़ की तरफ वो अपने आप को तुरंत बदल लेते हैं या तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर वो खाना बना रहे होते हैं, तो खाना बना रहे हैं, उसके बाद फिर तुरंत दूसरी तरफ चले जाते हैं, ऐसा काम हो। इसके अलावा उनकी याददाश्त में कमी होती है और तब खुलासा ये नाज़रीन कि अगर हम ये सिज़ोफ्रेनिया को समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर जब आप खुदा से दुआ करते हैं तो आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन जब आपको लगने लगे कि खुदा आपसे बात कर रहा है तो ये सिज़ोफ्रेनिया की अलामत हो सकती है। इसी के साथ नाज़रीन आपसे अलविदा चाहती हूँ और अब अगले क्लास में एक नए उन्वान के साथ मैं फिर से हाज़िर हो होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।